हाँ जी 17.18 17.18 में क्या मसला है? आंसर क्या आ रहा है? तो 3 आंसर है। ठीक है हाँ 11 के पॉइंट एग्जैक्ट आंसर नहीं आना होता, लेकिन यहाँ तो वैसे एग्जैक्ट आ जाएगा। 29 आ रहा है ना, तो मैंने 30 कर दिया। 29 के आगे 8 होगा। ठीक है, मैथ का असूल है 0.5 या उससे ऊपर चला जाए तो राउंड अप कर देते हैं, राउंड अप। 11.298 होना तो उसको 30 कर देना, 11.30। जी बेटा वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा कोई मसले मसाइल, कोई इशू? ठीक है सब, ऑल इज वेल, कोई इशू नहीं है, आपका भी कोई मसला मसाइल नहीं? ठीक है अच्छा, हमने आईआरआर पढ़ लिया था कल। आपको आईआरआर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने को कहा था। कौन कौन पढ़ के आया, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने कहा था, मैंने पेज नंबर भी लिखे थे कि यहाँ से यहाँ तक करके आना और पढ़ के भी आना, पढ़ के आना। सही झूठ बोल रहे हो हैं, अल्लाह तानु सीधा करे शैतानो। नहीं नहीं वो तो मैंने पढ़ाना है फिर भी, लेकिन आपको मैंने कहा था पढ़ाइएगा। हाँ जी, क्या कहते हैं, मैं ये क्या, वैसे भी आएंगा मैं कहूँ या ना कहूँ, वो टॉपिक जो भी पढ़ रहे होंगे उसका पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं कहूँ एज्यूम्ड है पेपर आपने देना है कि मैंने देना है? हाँ तो जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है? हमारी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं बताऊं या ना बताऊं, आपका काम है। अगर आपका वो लर्निंग आउटकम चल रहा है, जैसे आईआरआर कल हमने पढ़ा है, एक दिन में हम एक पढ़ लेते हैं तकरीबन, तो उसकी जितनी भी थ्योरी शुरी है, ये मैंने कहा था कल क्लास में, यार ये सारी थ्योरी पढ़ लेना। मुझे अपने अल्फाज याद हैं, आपको याद नहीं है। मैंने कहा थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन चलो आपकी बात मान लेते हैं, हम बुजुर्ग हो गए, भूल सकते हैं। उसी माशाल्लाह जवान लोग हो, यंग ब्लड है, तो आप सही कह सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि गलत हम भी कभी कम ही कहते हैं, हम भी सही बताते होते हैं। अच्छा जी चलो आ जाओ, आईआरआर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। आईआरआर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। ये एनपीवी वाले ही हैं तकरीबन, लेकिन ठीक है, कुछ इसमें पॉइंट बताने हैं। और इसके डिसएडवांटेज आई कैप ने पूरे नहीं लिखे हुए, तो मैं आपको 2 पॉइंट और लाजमी बताना चाहूंगा, तो बेहतर है ताकि अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको पता हो कि क्या करना है। जी पढ़ते हैं जी, आ जाए जरा। सबसे पहला वो कहता है आईआरआरबी एक डीसीएफ मेथड है। डीसीएफ का मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, और इसमें भी प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें भी क्या यूज होगा, कैश फ्लोज। पहला पॉइंट तो सिंपल है, आईआरआर में कैश फ्लोज यूज होते हैं विच इज मोर रियलिस्टिक देन, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो एनपीवी में भी था। दूसरा पॉइंट लाइक द एनपीवी, बिल्कुल एनपीवी की तरह, इट रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ, यानी इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालने के बाद आईआरआर कैलकुलेट होती है। तो कल हमने एनपीवी निकाली थी ना, तो एनपीवी एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ही है। तो आईआरआर निकालने के लिए भी पहले कैश फ्लोज की क्या ली जाती है, इसीलिए इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। अगला पॉइंट वो कहता है जिन लोगों ने कभी भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, नॉन अकाउंटेंट्स, कौन से लोग हैं, नॉन अकाउंटेंट, उनको परसेंटेज समझना आसान होता है। यहाँ पे नॉन अकाउंटेंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन एनपीवी जो है वो सब लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने कहा था कल ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसके लिए आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, फिर प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन सिखानी पड़ती है। तो जिन लोगों ने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ी उनके लिए परसेंटेजेस को समझना आसान हो जाता है, ठीक है, रादर देन एनपीवी जो के रुपीज में है। 3 हो गए। चौथा इसका एडवांटेज ये है कि वो कहता है मोस्टली, मोस्टली, ऑलवेज नहीं कह रहा, मोस्टली एनपीवी का डिसीजन और आईआरआर का डिसीजन सेम होता है।
मोस्टली एनपीवी का और आईआरआर का डिसीजन क्या होता है? मोस्टली जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा होगी उसी प्रोजेक्ट की आईआरआर भी ज्यादा होगी। मोस्टली कह रहा हूं, ऑलवेज नहीं कह रहा। तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है फिर जो एडवांटेजेस एनपीवी के हैं वही फिर एडवांटेजेस आईआरआर के भी बन जाएंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं फॉर एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन आईआरआर मेथड विल रीच द सेम डिसीजन। आईआरआर विल रीच द, मसलन प्रोजेक्ट ए और बी दोनों में से एनपीवी कहती है प्रोजेक्ट ए बेहतर है और उसकी हाईएस्ट एनपीवी है, तो मोस्टली आईआरआर भी उसकी प्रोजेक्ट ए की हाईएस्ट होगी। मोस्टली कह रहा हूं, ऑलवेज आपको बच्चा ऑलवेज वाली बात ना कहे सर आपने तो अभी कहा था। मेरी बातें घुमा फिर आके वापस मुझे पकड़ा देते हैं बच्चे। तो वो जो मेरी बातें आप हैं उनके अंदर ये भी देखें मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। ऑलवेज नहीं कहा, हमेशा नहीं कहा, मोस्टली जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा होगी उसी की क्या ज्यादा होगी। और मोस्टली एनपीवी का डिसीजन और आईआरआर का डिसीजन क्या होगा? सेम होगा। ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद नुकसान क्या है इसके? नुकसान क्या है? वो कहता है आईआरआर एक रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर, दो तरह के आंसर होते हैं, दो तरह के मेजर्स होते हैं, याद रखिएगा। आंसर को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर वो होता है जिसका आंसर रुपीस में हो। एब्सोल्यूट मेजर वो होता है जिसका आंसर किस में हो। और एनपीवी एक एब्सोल्यूट मेजर है और ये बताता है कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ में कितना इजाफा होगा। और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर हर उस चीज को कहते हैं, हर उस मेथड को कहते हैं जिसका आंसर परसेंटेज में हो। तो आईआरआर एक रिलेटिव मेथड है और ये नहीं बताता कि शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी बढ़ी कम हुई, ये नहीं बताता। हमें ये नहीं पता चल सकता इसमें कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी या कम हुई, कितनी बढ़ी कितनी कम हुई ये नहीं पता चलता। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इसी के साथ लिंक्ड है। ये दोनों लिंक में मैं पढ़ूंगा, पहला और दूसरा पॉइंट लिंक्ड है। वो कहता है मिसाल के तौर पर उसने कहा है कि एक इन्वेस्टमेंट है उसकी आईआरआर है 15%, दूसरी इन्वेस्टमेंट है उसकी आईआरआर कितनी है? 20%। क्या कहते हैं, दोनों में से आईआरआर किसकी ज्यादा है? ठीक है, 20% है। तो इसका मतलब है इसमें ये तो नहीं पता कि नो डाउट दूसरे प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट की आईआरआर 20% है, वो ज्यादा है। लेकिन इसमें ये तो नहीं पता कि कितनी हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी या कंपनी की वैल्यू में कितना इजाफा होगा। ये वाला पॉइंट भी इसके साथ है। आईआरआर ये नहीं बताती कि इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी कितनी वैल्यू ऐड होगी। दूसरी बात इसी के अंदर, एक मिनट, दूसरी बात इसमें ये है कि ये भी इग्नोर करती है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका साइज क्या है। ये इन्वेस्टमेंट का साइज भी इग्नोर करती है। हाँ जी, कोई और सवाल है आपका? तो वो 20% वाली तो वैसे भी इसको आपस में भी कंपेयर करें तो 20% वाली ज्यादा है। आपको ये नहीं पता ना कि इससे हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू कितने मिलियन बढ़ेगी, कितने मिलियन शेयर्स की मार्केट वैल्यू में इजाफा होगा। इस 20% से ये इंडिकेशन नहीं मिल रहा हाउ मच मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है ना ये। दूसरा डिसएडवांटेज जो इसके अंदर बताया गया है वो ये है, मिसाल के तौर पर एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें 1 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना, और उसकी आईआरआर है 20%। एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी आईआरआर है मिसाल के तौर पर 15%। अब देखें, जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना, इन टर्म्स ऑफ एनपीवी रुपीस भी इसके ज्यादा होंगे, याद रखिएगा। या इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 लाख की बजाय 10,000 कर लेते हैं बस। अगर एक प्रोजेक्ट में 10,000 इन्वेस्टमेंट है तो उसमें एनपीवी लाखों में थोड़ी होगी, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000। समझ आ रही है? तो आईआरआर मेथड में क्या फ्लॉ है कि अगर आप 20% वाला ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें तो आपने तो उसकी अमाउंट्स को अहमियत ही नहीं दी, जिस वजह से शायद छोटे साइज का प्रोजेक्ट ज्यादा आईआरआर होने की वजह से क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। और बड़े साइज का प्रोजेक्ट जिसकी इन टर्म्स ऑफ रुपीज एनपीवी भी ज्यादा होनी थी, जिसने चलना भी लंबे अरसे था, शायद वो इग्नोर हो जाए या वो रिजेक्ट हो जाए। तो आईआरआर के दो नुकसान बताए गए उसमें। नंबर 1 नुकसान, बल्कि दो नुकसान मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, अलग अलग भी बता सकते हैं। आईआरआर एक
एब्सोल्यूट मेजर है, रिलेटिव मेजर होने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट की है, छोटे साइज की इन्वेस्टमेंट है, बड़े साइज की इन्वेस्टमेंट है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करती, जिस वजह से कई दफा ऐसे प्रोजेक्ट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं जिनकी आईआरआर ज्यादा है लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट साइज इतना ज्यादा नहीं है और उनकी एनपीवी डॉलर्स में कम है। समझ आ रही है कैसे? जी नहीं, इनिशियल का नहीं है, ये कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 20% ऑफ इनिशियल, ये है 20%, यू आर अर्निंग 20% सरप्लस कैश फ्लोज ईच ईयर, यू आर अर्निंग 20% सरप्लस कैश फ्लोज। ये किसी के ऊपर बेस नहीं कर रहे, ये तो हमने इनकम माइनस एक्सपेंस करके कैलकुलेट किया है। हाँ क्यों? और वो 20% रिटर्न, चलो अगर हम निकाल भी लें तो एनपीवी कितनी आएगी? 2000। और इधर 5 लाख का 15%, चल तुम्हारी बात भी मान लो, 5 लाख का 15% करना 37 गुना ज्यादा है, 37 गुना ज्यादा कमा रहे हो तुम। हाँ तो 10-10 हजार वाली 50 इन्वेस्टमेंट करने को मैं बताता हूँ, 10-10 हजार की 50 इन्वेस्टमेंट करने को इन्वेस्टमेंट जो मैनेजर होता है वो कहता है कचरा इकट्ठा किया है और चंगी को एक अद्धी कर लो है। हाँ आप याद रखें, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का मतलब है आप एक प्लांट ला रहे हैं, कोई मशीन को नई प्रोडक्ट ला रहे हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो दोबारा सारी वो एनर्जी दोबारा लगानी पड़ेगी, सारी दोबारा वो मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने किया। ये कोई इन्वेस्टमेंट एक दिन, हाँ दोबारा ये गारंटी भी नहीं है। मोटा या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह लो, मोटा इन्वेस्टर तो नहीं कहेंगे आया तुसी मेनू देख के मोटा पतला कह रहे हो मतलब मतलब जो बड़ी कंपनी होगी वो कहेगी ये हम क्या छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोर्ड में ना, आपको पता है अगर आपने लॉ पढ़ाओ तो बोर्ड कोई भी फैसला करता है तो एनुअल जनरल मीटिंग में उस फैसले को शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। जब आप छोटे छोटे 50 प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे तो शेयर होल्डर में से कोई बंदा भी कह सकता है भाई तुसी एक अद्धा बड़ा ही प्रोजेक्ट कर लो, तुसी की है कचरा इकट्ठा करी जा रहे हो छोटे 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 छोटे। वो कहेगा तुम मेरे पैसों को इतने छोटे लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हो, इन्ने प्रोजेक्ट मैं भी कर सकता हूं घर बैठ के तानू पैसे देना। हाँ याद रखें जितनी छोटी साइज का प्रोजेक्ट होगा, एक्सेप्शनल केस है कि उसमें कभी कभार परसेंटेज में रिटर्न ज्यादा आ जाए लेकिन रुपयों में उसका रिटर्न ज्यादा नहीं होगा। देख लो नजर आ रहा है, आपकी वाली बात भी मैं मान लूं तो 10,000 का 20% करो तो कितना? 2,000 आपके लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि अभी आपकी जेब में 10,000 ही होते हैं माजरत के साथ। बच्चों की हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास भी 10,000 बहुत होते थे लेकिन कंपनियों में तो 10,000 की कोई वैल्यू नहीं ना, वो तो मिलियन बिलियंस की कंपनीज होती हैं और आपने वो फ्यूचर में मैनेज करनी है तो इसीलिए सोच को बड़ा करें। अब सोचें कि मेरे पास लाखों करोड़ों होने हैं, 6 डिजिट सैलरी तो वैसे ही आम है, रूटीन है आपकी, 3 साल तजर्बे के बाद 6 डिजिट सैलरी, क्वालिफाई करने के फौरन बाद नहीं, 3 के बाद आर्टिकल प्लस क्वालिफाइड कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद स्टार्टिंग, अभी नेट चला गया ठहर, स्टार्टिंग 70,000 60,000 पे आ गई हुई है। जो अच्छी मल्टीनेशनल है वो 1.5 लाख दे देगी मैक्सिमम, और आपके आर्टिकल अगर टॉप फर्म से, तो इसीलिए शुरू में आप ज्यादा पैसे एक्सपेक्ट ना करें लेकिन 3 साल बाद का टारगेट रखें। तो इसीलिए सोचें थोड़ा सा कि मैंने नहीं बड़े पैसे तो स्विच कर दें, स्विच कर दें। हाँ जी, स्विच करने के लिए फिर आपको काम भी आता हो और आपके पास ऑप्शन भी हो। बिग 4 से आर्टिकल किए हैं तो रिलेशन बनते हैं आपके। नहीं नहीं, इदारा स्विच करें, स्किल तो स्विच आप कर ही नहीं सकते। तो अगर आपके आर्टिकल ऑडिटिंग है, आपके आर्टिकल अगर ज्यादा ऑडिट नहीं है तो आप ऑडिट का ही काम ज्यादा करेंगे, या फिर आपने ऑडिट और टैक्स दोनों काम किया तो फिर आप दोनों कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली मल्टी स्किल्ड लोग कम होते हैं आजकल, स्पेशलाइजेशन का दौर। ठीक है चलें वापस, चलो वो समझाने के लिए है, हमारे लिए अभी थोड़े पैसे भी बहुत ज्यादा है लेकिन जैसे ही आपकी शादी हुई, 7 बच्चे आए, 7 2 नैपी आए, पैसे कट पे जाने। अच्छा चले आगे, हंसी मजाक की बातें छोड़ के क्या हम ये बात समझा पाए आपको कि आईआरआर एक रिलेटिव मेजर है, इसका जवाब परसेंटेज में होता है। ये हमें ये नहीं बताता कि कंपनी की मार्केट वैल्यू में कितना इजाफा
होगा, ये आखिरी पॉइंट है नीचे वाला, और ऊपर वाला पॉइंट है। इसके साथ साथ ये इस चीज को भी डिफरेंशिएट कि आपके दो डिफरेंट साइज के छोटे साइज का प्रोजेक्ट जिसकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, इन्फ्लोज भी कम है, उसकी शायद आईआरआर क्या हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज्यादा हो, और हम उसको सेलेक्ट कर दें। इसलिए हमें रुपीज वाले एक मैयर की जरूरत है जो कि एनपीवी है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या लिखा हुआ है उसने, दूसरा डिसएडवांटेज उसने क्या लिखा हुआ है जी, ये डिसएडवांटेज पढ़ाने से पहले मैं आपको ये एक चीज बताना चाह रहा हूं, बल्कि यहाँ एक लफ्ज लिखा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या लिखा होगा, ये काम की बात है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, किसी को पता हो, जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए उनको पता होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। नहीं, दो, कुछ हद तक कह भी सकते हैं दो या दो से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट जो इकट्ठे परफॉर्म नहीं किए जा सकते, कोई से ऐसे दो प्रोजेक्ट जो साइमल्टेनियसली या ए करेंगे या बी, कंपनी दोनों परफॉर्म नहीं कर सकती। उसकी वजूहात हैं, या इदारे के पास पैसे कम है, या इदारे के पास रिसोर्सेज कॉमन है, या इधर इस्तेमाल करेंगे स्टाफ को, या इधर इस्तेमाल करेंगे क्या चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो डिसीजन अंडरटेक करने से जो फ्यूचर बेनिफिट है वो फॉरगॉन है, ये वो नहीं है। यहाँ पर ये है कि आपने डिसाइड करना है दोनों में से कोई एक करना है, और दोनों में से जब आप एक करेंगे तो एक को तो छोड़ना पड़ता ही है हमें, समझ आ रही है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जमीन है, हमारे पास एक, हम उस जमीन पे या तो हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं, आजकल प्रॉपर्टी का बड़ा काम बूम पे गया हुआ है, या हम उस जमीन के ऊपर फैक्ट्री, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो हम उस पर फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। तो आप अगर फैक्ट्री खड़ी करेंगे तो फिर आप जमीन को फुली फैक्ट्री, अगर फुली लैंड यूज करें, अगर आप फैक्ट्री बना लें इसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बदले, फिर आप वो हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट, और अगर आपने उस पर हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करनी है तो 100-200 घरों की, फिर आप फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका लैंड एक है, या तो आपके पास लैंड बहुत ज्यादा हो, आप कहें जी हम सोसाइटी भी डेवलप कर सकते हैं, आधी लैंड पर हम वो भी कर सकते हैं, तो फिर तो मसला कोई नहीं है। इनको बोलते हैं फिर independent projects. Independent projects means any two or more projects can be performed, or mutually exclusive project mean both projects cannot be performed together, cannot be performed, दो या तीन जितने भी होंगे उनमें से कोई एक करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे कह दूं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपने जब डिसीजन लिखना है तो इसका मतलब है या आपने ए को सिलेक्ट करना है या आपने किसको करना है। अब यहाँ पर मसला बताता हूँ, मसला ये है कि प्रोजेक्ट ए और बी, इसकी एनपीवी है फॉर एग्जांपल 5000, बी की एनपीवी है 4800 आईआरआर। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताकर आया था कि जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा होती है मोस्टली, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के केस में कई दफा ये उल्ट हो सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के केस में कि उनके कैश फ्लोज की नेचर ऐसी हो कि, और इनमें फर्क भी बहुत थोड़ा है, इसकी आईआरआर है 13.25 और इसकी है 12.90। मिसाल दे रहा हूँ, अब अगर मैंने ये प्रूव करना है ना तो मुझे किसी फॉरेन बुक से एग्जाम्पल उठानी पड़ेगी, खुद से बना के मैं ये प्रूव, मैं तो बस आपको अभी समझा रहा हूँ। अब आप देखें कि एनपीवी के मुताबिक कौन सा प्रोजेक्ट और एन में ए बेहतर है, और आईआरआर के मुताबिक एनपीवी और आईआरआर का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। मैंने क्या कहा था, मोस्टली डिसीजन सेम होता है, लेकिन कभी कभार आईआरआर हैज कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू, और ये हर दफा नहीं होगा, सिर्फ एक केस में होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के केस में, और उसमें भी हमेशा नहीं होगा। कोई खास किस्म के ना कैश फ्लोज होते हैं तब ये कॉन्फ्लिक्ट आता है, शुरू के सालों में ज्यादा या दरमियान वाले सालों में ज्यादा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अगर अपनी तरफ से मिसाल बनाऊं तो शायद मैं अभी बैठ के प्रूव, लेकिन मैं किसी फॉरेन बुक से कोई एग्जांपल उठा के आपसे कहूँ चलो इन दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालो, इन दोनों प्रोजेक्ट की क्या निकालो, तो फिर आप उसका जब कंपैरिजन करें तो आपके हाँ सर ये तो प्रूव हो रहा है, उसमें फिर कैश फ्लो की टाइप्स और सालों का बड़ा कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि एनपीवी और आईआरआर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें ये याद रखना है, in case of mutually exclusive cash flows there might be conflict
इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ एनपीवी एंड, फैसला गलत किसका होगा, एनपीवी का कि आईआरआर का? आईआरआर में ये मसला है, आईआरआर का फ्लॉ है, इसमें एनपीवी गलत नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ जाए ना तो एनपीवी इज सुपीरियर टू ऑल टेक्निक्स, ये याद रखिएगा, एनपीवी इज सुपीरियर टू ऑल टेक्निक्स, दैट इज व्हाई एरर, हम खामियां आईआरआर की पढ़ रहे हैं, तो ये आईआरआर की खामियां कि आईआरआर एनपीवी के साथ फटा डाल देती है, और हर केस में नहीं, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम क्या करेंगे, आईआरआर के डिसीजन को छोड़ के एनपीवी की बेस पर फाइनल डिसीजन कर लेंगे। वहां इंग्लिश क्या लिखी हुई है, वो कहता है इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर, अब आगे उसने बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती हैं, द ओनली वन ऑफ देम कैन बी अंडरटेकन, द करेक्ट आंसर इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ईच ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कहता है जी करेक्ट डिसीजन साइज पे डिपेंड करता है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हम उनमें से कोई एक कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट आईआरआर मेथड ऑफ अप्रेजल कैन गिव इनकरेक्ट डिसीजन, आप कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। आईआरआर कैन गिव कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन if it is used to make a choice between the mutually exclusive project। इनकरेक्ट की बजाय मैं कहूंगा कॉन्फ्लिक्टिंग लिखने तो बेहतर है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें एमसीक्यूज में ये मसला आएगा। ये सारी जो मैं आपको डिटेल से बातें समझा रहा हूँ, को मिसालें दे रहा हूँ, ये मैं आपको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आई के आपने तो एक लाइन बोल के काम खत्म कर दिया, लेकिन हमें उसके बैक एंड पर जाना जरूरी है हमारे लिए। आपको 15 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, तादाद फिक्स नहीं है, कुछ 1 नंबर के होंगे, कोई 1.5 नंबर के होंगे, कोई 2 नंबर के, और हर एमसीक्यूज के ऊपर 6 लाइनों की स्टोरी होगी, 5 से 6 लाइनों की स्टोरी होगी। विदाउट स्टोरी एमसीक्यूज भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा एक लाइन का आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो 1 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा, हमेशा सबके ऊपर स्टोरी होगी, स्टोरी के साथ एमसीक्यूज होंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक आधा डिसएडवांटेज ऐसा है जो आई कैप ने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन आगे जाकर कहीं मेंशन किया हुआ है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कहीं और जाके मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ जी। ये वाला भी हर दफा मसला नहीं आएगा, कभी कभार आएगा। Mutually exclusive means any one option can be undertaken, any one project can be, इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मुकाबले पे है। इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक दफा है, बाद में इनफ्लोज ही है। ऐसे प्रोजेक्ट को कहते हैं विद कन्वेंशनल कैश फ्लोस। इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस क्या है, बीच में कोई नेगेटिव साइड नहीं आ रहा। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हुई, 2-3 साल कमाई आई, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी, फिर को 2-3 साल कमाई आई। ऐसे प्रोजेक्ट यानी कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव नहीं आएंगे, खिचड़ी होगी, मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लोस। इसको कौन से कैश फ्लोस बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो चीज रूटीन में ज्यादा हो। कन्वेंशनल कैश फ्लोस क्या होते हैं? जिनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, इनफ्लोज ही आने हैं, यानी दरमियान में नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोस कौन से होते हैं? जिसमें दरमियान वाले सालों में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आ सकती है या माइनस का, नेगेटिव का साइन आ सकता है। ठीक है, कल हमने कहा था कि आईआरआर वो रेट है जिसपे अगर एनपीवी निकाली जाए तो 0 आएगी, बताया था। आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जिसपे एनपीवी निकाली जाए तो, हाँ जी, आईआरआर वो रेट है जिसपे एनपीवी निकाली जाए तो क्या आएगी। अब ये जो नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो है ना, इसमें एक मसला आ जाता है। इसमें एक मसला क्या आ जाता है कि आप 10% पर एनपीवी निकालते हैं, 0 आती है, फिर जाके कोई 45% पे दोबारा एनपीवी निकालते हैं नॉन कन्वेंशनल में, तो वो दोबारा 0 हो जाती है। यानी एक से ज्यादा रेट्स पर एनपीवी क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? यानी 2, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? नहीं, हाँ, इसको हम लिखेंगे क्या डिसएडवांटेज को, इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोस
नॉन कन्वेंशनल समझ आ गए? इसमें भी हमेशा नहीं होगा, इसमें भी खास कैश फ्लोज की टाइप होगी, खास स्टोरी होगी। इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, in case of non-conventional cash flows, there might be 2 or more discount rates to produce 0 NPV. In case of non-conventional cash flows, there might be 2 or more discount rates to produce 0. 3 रेट भी हो जाते हैं कई दफा, लेकिन उनमें गैप बहुत ज्यादा होता है, पहला 10 है, दूसरा 45 है, तीसरा वो 80% पे जाके। यानी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें एक से ज्यादा रेट्स पर एनपीवी क्या आ जाती है, तो फिर एनपीवी, अब हमारे तो 2 रेट्स पे एनपीवी 0 आ गई, तो दोनों आईआरआर के रेट ये कंफ्यूजिंग है। आईआरआर को 10% लें या 45% लें, अब आईआरआर से डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। मसला कब आएगा? मसला क्या आएगा? 2 रेट्स पर एनपीवी क्या आती है? 0, तो वही कैन नॉट डिसाइड, वही कैन नॉट डिसाइड। क्या ये हमेशा आएगा मसला? नहीं। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में भी कैश फ्लो की साइज होगा, ऐसी कोई टाइप होगी, ऐसे कोई सालों का होगा कि वो मसला आएगा। आगे वो आपको चेक करना पड़ता है ना कि कहीं दोबारा 0 तो नहीं आ रही। नॉन कन्वेंशनल में ये चेक करते हैं, दुनिया में लोगों ने किया है ना चेक। आप एक्सेल पे भी चेक करोगे तो वो एरर दे देगा, एक्सेल कांट बी सॉल्व, या देयर आर 2 आईआरआर, वो सॉल्व करके आपको सामने रख देगा। एक्सेल पे भी हल हो जाता है। अच्छा चलो जी, चले जी आगे। इसका खास कैलकुलेटर भी मिलता है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जिससे आपको बता देता है कि 2 आईआरआर्स, समझ आ गई? अच्छा 2 नहीं हो सकती, 3 4 भी हो सकती हैं, और कोई ना निकले, आप लगे हुए डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पर, तो कहीं पर एनपीवी क्या नहीं आ रही? 0 नहीं आ रही। इसको बोलते हैं नो आईआरआर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं उसको? अगर मैं आपसे पूछूं एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में क्या पूछें आपसे? देयर माइट बी मोर देन 1 आईआरआर इन एनी केस, तो यस या नो हो नीचे, या आईआरआर कैन बी मोर देन एट 2 रेट्स, या मोर देन 2 रेट्स कैन प्रोड्यूस 0 एनपीवी। एमसीक्यूज पूछ ले, मोर देन 2 डिस्काउंट रेट्स कैन प्रोड्यूस, तो आप कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है, एक से, और लेकिन कब पॉसिबल है वो ऑप्शन दे सकता है नीचे, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। उसने नॉन कन्वेंशनल का लफ्ज नहीं लिखा हो, शायद उसने लिखा हो कैश फ्लोज विद नेगेटिव साइन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, ये लिखेगा कैश फ्लोज विद, एक ही बात है। मैं उसको नॉन कन्वेंशनल कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एसीसी की किताबों में पढ़ा है। आई कैप उसको नॉन कन्वेंशनल नहीं कह रहा, आई कैप कहता है कैश फ्लोज विद द नेगेटिव साइन ड्यूरिंग द लाइफ के दरमियान कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ आ रही है? इस प्रॉब्लम को बोलते हैं मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम या नो आईआरआर। जी भाईजान रिपीट कीजिएगा, क्या बताया है ये जो आगे बैठे साहब? मल्टीपल नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज आएंगे और मल्टीपल आईआरआर। मल्टीपल आईआरआर का मतलब मोर देन 2 डिस्काउंट रेट्स कैन प्रोड्यूस, तो आप कहें नॉन कन्वेंशनल के कैश फ्लोज के केस में सर अगर हम डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पर एनपीवी निकाले ना 0 करने के लिए, तो वो एक दफा से ज्यादा रेट पे 0 निकल आएगी। और कन्वेंशनल के केस में ये मसला नहीं आएगा, एक ही रेट होगा जिसपे एनपीवी क्या आएगी? 0। ठीक, 2 आए तब भी 2 और मोर। नॉन कन्वेंशनल में कि किसी रेट पर एनपीवी 0 नहीं आ रही, और समझ आ रही है? चलो मेरा ख्याल है डिसएडवांटेज मुकम्मल हो गया है। इसको पढ़ जरा, हाँ ये दिया नहीं हुआ है क्या आपने? ये मैंने खुद लिखवाया है। इन केस ऑफ नैन, सॉरी नैन कह रहा हूँ, इन केस ऑफ इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज 2 और मोर आईआरआर कैन, या 2 और मोर डिस्काउंट रेट्स कैन प्रोड्यूस 0 एनपीवी। ठीक है, और नो रेट कैन प्रोड्यूस 0 एनपीवी, ये भी इसमें शामिल है। तो अगर एक से ज्यादा रेट पर एनपीवी 0 आ जाए तो उसको कहते हैं मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम, और अगर किसी रेट पर एनपीवी 0 ना आए, नो आईआरआर प्रॉब्लम। नो आईआरआर, किसी रेट पे 0 ना आए तो उसे कहते हैं नो आईआरआर प्रॉब्लम। और ठीक है, लिख लोगे? चलो आगे चलें।
अगर हम आगे चलते हैं तो उसने हमें क्या दिया है, उसने एनपीवी और आईआरआर का कंपैरिजन दिया कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। हाँ जी, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, ये कंपैरिजन दिया हुआ है। तो ये कंपैरिजन आप पढ़ लेंगे, इसमें वो मल्टीपल आईआरआर वाला प्रॉब्लम बताया हुआ है। तो theoretically speaking एनपीवी इज सुपीरियर टू ऑल टेक्निक्स या सुपीरियर टू आईआरआर, एनपीवी सुपीरियर है। लेकिन रियल लाइफ में क्योंकि लोगों को एनपीवी की समझ नहीं होती, इसीलिए रियल लाइफ में जो प्रैक्टिस में ज्यादातर इस्तेमाल होती है वो आईआरआर। वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है थ्योरेटिकली कौन सा सुपीरियर है और प्रैक्टिकली ज्यादातर यूज कौन सा मॉडल होता है। तो आपने कहना है रियल लाइफ में आईआरआर ज्यादा यूज होता है क्योंकि परसेंटेजेस को समझना सबके लिए आसान है। लेकिन थ्योरेटिकली सुपीरियर मेथड और उसकी वजूहात उसने वही बताई हैं। फिर आईआरआर की खामियां इसमें बता दी कि एनपीवी दो वजूहात से आईआरआर से बेहतर है। पहला नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज वाला पॉइंट बताया हुआ है। हाँ, बल्कि नहीं, वो कहते हैं एनपीवी बताती है कि कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है शेयर होल्डर की वेल्थ में या कंपनी की वैल्यू में, लेकिन आईआरआर नहीं बताती। दूसरा वो मल्टीपल आईआरआर का या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वाला बताया है। तीसरे पॉइंट में वो मल्टीपल आईआरआर वाला प्रॉब्लम बताया है, नेगेटिव वाला। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला भी पॉइंट बता दिया है, मल्टीपल आईआरआर का भी, और ऊपर उसके बाद वो कहता है आईआरआर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो लोग नॉन अकाउंटेंट होते हैं उनको ये समझ आ जाती है, इसीलिए प्रैक्टिस में ज्यादातर ये इस्तेमाल होती है। ये लिखा हुआ पहला क्या बताया है, एनपीवी के क्या एडवांटेजेस हैं, बल्कि 2 नहीं होना चाहिए 3 होना चाहिए यहाँ पे। पहला एडवांटेज क्या है, एनपीवी कितनी वैल्यू एडिशन हुई है शेयर होल्डर की वेल्थ में या कंपनी की वैल्यू में। दूसरा, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के केस में भी एनपीवी कामयाब मेथड है। तीसरा, मल्टीपल आईआरआर का प्रॉब्लम आ जाए, एक दफा समझ आती है बात के नहीं। सिर्फ वो ये बताना चाह रहा है दोनों में से बेहतर कौन सा है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग एनपीवी, प्रैक्टिकली आईआरआर यूज होता है ज्यादा। ये मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम वाला पैराग्राफ है। अगर ड्यूरिंग द लाइफ नेगेटिव कैश फ्लोज आ जाए, वो कहते हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज इसलिए नहीं आ रही मैं खामोश हूं, वेल्थ में बढ़ जाता। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जब भी बढ़े उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू एडिशन टू कंपनी, एक ही बात है। अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं, सादा जबान में उसको यही कहते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाए तो वैल्यू एडिशन। बेटा आवाज नहीं आ रही, जो घर से पढ़ रहे हैं जवानों, वो कहते हैं आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। सर आ रही है, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही ठीक थी। है, अब आ रही है, ठीक है। जी सर आ रही है। पढ़ लिया और पता चला है। पहले बात में वो कहते हैं एनपीवी इसलिए बेहतर है कि ये बताती है कि कितनी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी या कम हुई। दूसरी, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आते हैं तो एनपीवी और आईआरआर में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो एनपीवी सेलेक्ट करती है प्रोजेक्ट को बेहतर। अगर आपके प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज में बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तब भी हम एनपीवी को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल आईआरआर का प्रॉब्लम है। और उसने कहा यहाँ पे प्रूफ करना जरूरी नहीं है हमें कि वो मल्टीपल आईआरआर कैसे निकलती है, क्यों निकलती है। वो कहता है हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आखिर में जाके उसने कहा आईआरआर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि परसेंटेज होने की वजह से जो नॉन अकाउंटेंट लोग हैं वो इसको समझ सकते हैं, तो इसीलिए रियल वर्ल्ड में जब प्रैक्टिस की जाती है तो आईआरआर को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली एनपीवी, बट इन रियल वर्ल्ड आईआरआर इज मोस्टली यूज्ड। चले, अब हमने ये 2 सवाल करने हैं, जब वो नोट्स में से 2 सवाल करने हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 और 3। वो कह रहे हैं बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस का। अच्छा, मेरे एंड पे वॉइस का प्रॉब्लम तब आएगा जब मैसेज आता है। अगर मेरे एंड पे मैसेज नहीं ना आ रहा तो मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। आवाज आ रही है बच्चों? अब आ रही है? अच्छा, चलें जी, ये सवाल करना है हमने।
इसकी जरा पिक्चर ले लें ताकि मैं जब नीचे जाऊं तो आप मुझे ऊपर नीचे घुमाते ना फिरें। ये है, शायद आप नोट्स ले आए हो या व्हाट्सएप में आए हो, तो ये नोट्स में नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आई के आपके अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये फोटो कॉपियर से वो कह रहे हैं अभी मिल नहीं रहे, लेकिन व्हाट्सएप में शायद भेजे मैंने। तो अगर आपको मिल गए हैं तो ठीक है, नहीं मिले तो फिलहाल अभी पिक्चर ले लें। हाँ जी ठीक है, ये है तो कोई नहीं, अभी पिक्चर ले लो या सामने रख लो, पढ़ लो डाटा मेरे साथ। ये कॉस्ट के सवाल है, हाँ एमएफए के अपने तो सवाल है ही नहीं ना ज्यादा, तो अब हम कॉस्ट के ही सवाल करेंगे पुराने वाले, ताकि प्रैक्टिस आई कैप का लेवल समझ आ जाए, आई कैप किस लेवल पे जाके हमें फेंकेगा। आपके पास सोल्यूशन है, क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन है, चलो यार इधर से देख लो यार, मेहरबानी इधर आ जाओ जवानो, इतनी टेंशन क्यों लेते हो, या मेरे साथ आ जाओ। आओ जी हम सवाल पढ़ेंगे। सवाल को पढ़ने का तरीका कार क्या होता है पेपर का, सबसे पहले सुन ले, कोई नहीं वो मिल जाएंगे, आप मैसेज करें उनको, अपने क्या नाम है अब्दुल्ला साहब है हमारे असिस्टेंट, उनको करें या मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दें। मैं ग्रुप, इतने ग्रुप तो है, लड़कों के अलहदा, लड़कियों के अलहदा, प्री रिजल्ट अलहदा, पोस्ट रिजल्ट अलहदा, अबू बकर कैंपस अलहदा, शेरशिया कैंपस अलहदा, ये खाली इधर के ग्रुप है। बाकी जहाँ मैं कहीं पढ़ाता हूँ तो उधर के ग्रुप भी और है, लड़कों के अलहदा और लड़कियों के अलहदा, तो तकरीबन एट अ टाइम कोई 35 ग्रुप हैं जिनका मैं पार्ट हूँ। और फिर बच्चे प्राइवेटली भी मैसेज करते हैं कहते हैं रोजी रोटी, लेकिन है अल्लाह ताला देने वाला है भाई रोजी रोटी, है बंदे का क्या कमाल है। कोई मसला होता है व्हाट्सएप ग्रुप पहले बनता है आजकल ये व्हाट्सएप की वजह से कम्युनिकेशन आसान है। चलो हम पढ़ लेते हैं बेटा, वो घर वाले परेशान हो रहे हैं, आप ही गलियां करी जाते ने, असी पागला वागो सुनते रहने। अच्छा जी आ जाए, मैं ये बता रहा था, चले बी सीरियस, मैं ये बता रहा था कि पास पेपर का क्वेश्चन करने का तरीका होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें ताकि आपको टॉपिक का पता चले, उसके बाद बॉडी पढ़ें। इस चैप्टर में खास तौर पर क्वेश्चन की बॉडी पढ़ने के बाद सबसे पहले ढांचा बनाना है, ढांचा मतलब फॉर्मेट, उसमें रकमें नहीं लिखनी, सीक्वेंस सोचना है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि एनपीवी में 2 तरह के कैश फ्लोज इस्तेमाल होते हैं, सब खामोश हैं। मैंने बताया था कि एनपीवी में 2 तरह के कैश फ्लोज इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेटिंग और कहाँ बताया था जहाँ सिंपल एनपीवी शुरू हुई थी, सफा नंबर दिखाना जरा, बताना, बताया हुआ है। अच्छा याद आपको रखना है, अब नॉलेज पेपर मेरा नहीं है, मैं तो रिवाइज करता रहूंगा और मेरी आदत है, और ऐसे ही हमें याद होगा, वैसे तो नहीं याद होता, रट्टा नहीं लगाने से, बार बार चीजें रिवाइज करो, बार बार सोचो। हमने कहा था एनपीवी में 2 तरह के कैश फ्लोज आते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वो जो इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, और ये सालाना होंगे, याद रखिएगा ये हर साल तकरीबन होंगे। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक एसेट से है, एसेट्स खरीदने, एसेट बेचने, बस ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग आने हैं, शेयर्स के और डेट के कर्जे वगैरह के कैश फ्लोज नहीं आने, ये याद है। चलो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग का ताल्लुक एनुअल इनकम और एनुअल एक्सपेंसेस के साथ है। अच्छा तरतीब में भी पहले ऑपरेटिंग लिखेंगे और बाद में इन्वेस्टिंग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में अब इनकम आ रहा है ना, डेटा मिक्स होने लगा है। अब से ऑनवर्ड सवाल का आपको क्या होगा, आप कहेंगे सर पढ़ के ना बस एक दफा सीक्वेंस बता दें, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, बाकी सवाल हम कर लेंगे, बस आप जरा सीक्वेंस बता दें। तो मैं उन्हें कहूंगा बेटा यार सबसे इंपॉर्टेंट काम ही ये अकल का इस्तेमाल है, सबसे सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस आगे पीछे करने से ना टेक्स्ट का इम्पैक्ट चेंज होगा, आपका सवाल गलत होगा। आई कैप कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, लेकिन हम एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। मैं आपको एक एक्सेल की शीट का प्रिंट दूंगा या एक्सेल की शीट दूंगा जिसके ऊपर ये सारा फॉर्मेट बना होगा, और आप उसी फॉर्मेट को देख देख के आपको प्रैक्टिस करते जाएं, बाद में वो फॉर्मेट छोड़ दें। जब भी कोई अनसिंग क्वेश्चन करें पहले उसका फॉर्मेट सोचें, पहले क्या लिखूंगा बाद में क्या लिखूंगा, ठीक है। जब आप इस चैप्टर में फॉर्मेट आपके ग्रिप हो गए ना कि पहले क्या लिखना है, कैलकुलेशन दूसरा स्टेप है। बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं पहले कैलकुलेशन करता जाता हूँ, होता ही है कि फॉर्मेट में कोई चीज भूल जाते हैं, या फिर वो पूरा सवाल करने के बाद उनको ख्याल आता है यार ये तो पहले लिखना था, या ये टेक्स्ट के
इस तरह के मसाइल आते हैं बच्चों को, तो उस मसले से बचने से पहले बेहतर है सवाल पढ़ते साथ ही सोच लो क्या पहले लिखना है क्या बाद में, फिर नीट शुरू करो। समझ आ गई? सोच लो, पहले सीक्वेंस अरेंज कर लो दिमाग में। तो मैंने सीक्वेंस अरेंज अपने दिमाग में किया हुआ है। पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यानी एनुअल नेचर की आइटम आएंगी। कौन से नेचर की? बाद में वन ऑफ आएंगी। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हर साल नहीं होते, वो वन ऑफ होते हैं, लेकिन हो भी सकता है। चलें क्वेश्चन का डाटा देखें। वो हमें क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द प्रोजेक्ट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR कैलकुलेट करनी है। जी बेटा, दो एक्टिविटीज का किस चीज का रेट, कैसे रेट चाहिए आप बताएं? पहले कैसे दिया होता रेट? अमाउंट से तो चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, ये तो सौखा कम है। अगर आपको कैश फ्लोस की अमाउंट दी हुई है फिर तो बल्ले बल्ले सौखा सवाल है, और अगर वो अमाउंट निकालनी पड़े देन इट इज कॉम्प्लिकेटेड। मुझे आपके कई सवाल समझ नहीं आते, मेरे ऊपर से शूं शूं करके गुजर जाते हैं। ये कह रहे हैं वो अलग चैप्टर है, आगे किसे जानते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट ना दिया और उसके लिए डाटा दिया हो तो फिर वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दी होगी, नहीं दी हुई तो सीधी एज्यूम करो, नहीं दी हुई तो, और वो एज्यूम IRR के लिए करेंगे, एनपीवी के लिए नहीं एज्यूम करवाएगा। ठीक है, चले जी। चलो क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट द प्रोजेक्ट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एज्यूम दैट all cash flows other than initial investment arise annually in arrears का मतलब end of each year पे। अगर annual cash flows के साथ आ जाए annual cash flows in arrear तो end of each year मुराद है। end of, is it clear? अच्छा, डेटा ऊपर क्या दिया है? सोना लिमिटेड, ये वो कंपनी है जिसका हमने सवाल करना है। सोना लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ ज्वाइंट वेंचर। जब भी दो लोग आपस में मिलकर काम करें तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। जब दो कंपनीज आपस में मिलकर काम करें तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। ज्वाइंट वेंचर में दोनों पार्टीज पैसे भी दे सकती हैं, सर्विसेज भी। एक पार्टी पैसे कंट्रीब्यूट करे, दूसरा टेक्निकल स्किल्स कंट्रीब्यूट करे, पॉसिबल है। ठीक है, तो पार्टनरशिप ऑफ द टू कंपनीज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। तो ये ज्वाइंट वेंचर में एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। कौन करना चाह रहे हैं? सोना लिमिटेड। द एंटायर कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज 175 million which would be required to be invested by SL immediately। आज की डेट पे SL कंपनी को सारी इन्वेस्टमेंट SL करेगी। सोना लिमिटेड सारी प्रोजेक्ट का आउटले, सारे प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये आपको वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया जो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है 175 मिलियन का। ये इनफ्लो है या आउटफ्लो? किस साल पे आएगा? 0 पे आएगा, क्योंकि लफ्ज क्या लिखा हुआ था? इमीडिएटली। एंड ऑफ ईयर 1 नहीं ना लिखा, 0 पे सारी इन्वेस्टमेंट हो। करेगा कौन? एंटायर अमाउंट उसने कहा है। ये उसने कहा आपका पार्टनर नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं सारा कंट्रीब्यूट करना है। द ज्वाइंट वेंचर पार्टनर, उसका नाम है चांदी लिमिटेड, वुड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी। वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, वो पैसे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अदर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर एस्टिमेटेड। याद रखें एनपीवी के लिए सारा डाटा एस्टिमेटेड ही चल रहा होता है। तो ये एस्टिमेटेड कैश फ्लोस, एस्टिमेटेड डाटा दिया है। द प्रोजेक्ट वुड एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ, ये प्रोजेक्ट की लाइफ है। तो आपको जो कॉलम बनाने पड़ेंगे वो 0 का कॉलम तो इन्वेस्टमेंट का, 0 1 2 3 4। हमने पहली अजम्पशन ली थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आती है, यहाँ वैसे बताया भी हुआ था। पहला इनफ्लो कहाँ से आता है? एंड ऑफ ईयर 1 से। ठीक है, वो अजम्पशन यहाँ चलेगी। कहता है सेल कितने मिलियन है? पहले 2 साल की, यानी ईयर 1 में और ईयर 2 में कितनी आएगी? 155 मिलियन।
और उसके बाद 65 मिलियन पर एनम ड्यूरिंग द, तो प्रोजेक्ट 4 साल का है, जीरो पे नहीं आनी सेल। 1 2 3 4 उस पे सेल आएगी, ये सेल हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा। हम अज्यूम करते हैं सारी सेल कैश पे, सारी सेल किस पे, तो ये ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो है, इनकम है यानी। कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है अदर देन, इसके अलावा, निकाल के नहीं, अदर देन, इसको कंसिडर ही नहीं किया। यानी डेप्रिसिएशन के अलावा जितने भी जो कैश में पे करने वाले कॉस्ट ऑफ सेल या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 50% एंड 10% ऑफ सेल रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये 50% इसके लिए लिखा हुआ है और 10% किसके लिए लिखा हुआ है, ऐसे ही है। यानी हर साल की सेल का जब मैं 50% करूंगा तो वो हर साल की क्या आ जाएगी, ऐसे ही है। और हर साल की सेल का जब मैं कितने परसेंट करूंगा तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। जी बताएं, ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं या ऑपरेटिंग, एक तो हर साल पे करने हैं, वैसे भी इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड ये दोनों आइटम है, कॉस्ट ऑफ सेल और वो, तो ये ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो होंगे। क्या होगा ये, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट जीरो पे नहीं होती सारी, जीरो में भी, 1 में भी, 2 में भी, देन हाँ तब ऐसे इधर होते। अच्छा जी, चलें जी आगे, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। आगे सीएल जो आपका पार्टनर है चांदी लिमिटेड, वुड एंटाइटल टू शेयर इक्वल टू 5% ऑफ सेल। आपने सिर्फ उस पार्टी को जो आपके साथ पार्टनर बन रही है उसको अपनी सेल का कितने परसेंट देना है, 5%। तो एक साल देना है कि हर साल देंगे, क्योंकि सेल हर साल है तो हर साल सेल का कितने परसेंट देंगे। बाकी सारा हमारा सोना लिमिटेड का होगा तो ठीक है, कर ही हम प्रोजेक्ट मेन रहे हैं, तो मेनली आपने सवाल तो करना ही किसके लिए है, चांदी के लिए कि सोने के लिए, सोना लिमिटेड, ठीक है। सोना चांदी हीरा मोती किया ये आपने गेम के लिए बचपन में, तो ये सोना चांदी वहीं से बनाया उन्होंने। अच्छा आगे चले, ये जो 5% है इसको आप चाहे उसकी फीस कह दें, चाहे उसका शेयर कह दें, चाहे आप इसको रॉयल्टी कह दें, आप जो मर्जी नाम दे दें, पेमेंट टू चांदी लिमिटेड, एनुअल पेमेंट टू सेल का कितने परसेंट, ये भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो के सेक्शन में आएगा। हाँ हमने उनको पेमेंट करनी है, ठीक है। किसने क्या नोशनल है, जी नहीं, पेमेंट होगी, पेमेंट करनी है हमने। आगे नोशनल वो होती है कि जो पेमेंट की ना जाए और उसको खातों में काउंट किया जाए। अगर चांदी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करे देन फिर हम उसको डिविडेंड की मद में देंगे पैसे, वो नहीं लेना ना फिर, ये इसीलिए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। हाँ तो जॉइंट वेंचर में जो एक्सपर्टीज दे रहा है उस एक्सपर्टीज वाली पार्टी को आप पेमेंट करें सेल के ऊपर बेस करके, जो सेल के ऊपर बेस की जाए वो डिविडेंड नहीं होता, डिविडेंड पैट पे बेस करता है या कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पे बेस करता है, सेल पे नहीं, ठीक है। वो नहीं आएगा अगर डिविडेंड हो तो। हाँ ये एक्सपेंस है, ये बिल्कुल वैसे ही है, आपने किसी से इसको सर्विस लिया उसको सेल का 5% कमीशन दे दी, कमीशन टाइप कह दो इसको, लेकिन लिखना नहीं कमीशन, आप बस कहें पेमेंट टू चांदी लिमिटेड। आगे एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट कंपनी वुड बी एबल टू रिकवर 100 मिलियन ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। जो सोना लिमिटेड उसने 175 मिलियन इन्वेस्ट किया था ना, जब प्रोजेक्ट एंड हुआ तो उन्होंने कोई एसेट बेचे होंगे या पता नहीं क्या बेचा है, लेकिन कहता है उसको 100 मिलियन रिकवर हो गया। तो ये वो जो प्रोजेक्ट के एंड पे आपको एसेट्स बेच के या प्रोजेक्ट से मिले इसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू या स्क्रैप के प्रोसीड्स। क्या ये बात समझ आ गई, ये हर साल नहीं आना, ये कब आना है प्रोजेक्ट, तो ये इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो है। 175 मिलियन इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो था, ये प्रोजेक्ट के एंड पर इन्वेस्टिंग कैश, इसको कहेंगे स्क्रैप वैल्यू या स्क्रैप प्रोसीड्स, और वो जो 175 मिलियन था वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। मसला ये है कि सवाल में डिस्काउंट रेट नहीं दिए हुए, दोनों ही नहीं दिए हुए आईआरआर के लिए। तो मैंने कल बताया था कि मैं एज्यूम करता हूँ, मैं पहला रेट 10% एज्यूम करूंगा, दूसरे रेट का मुझे अभी कोई पता नहीं है। तो करें जी मेरे साथ सॉल्व, शाबाश बिस्मिल्लाह करें। अभी नहीं कुछ बताया, नोशनल छोड़ दें यार, आगे वाली बातें ना किया करो, जेडी चीज अजय पढ़नी है तुसी पहले ही सुट दें दो, बेचारे शरीफ लोग परेशान हो जाए। इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, कल के लेक्चर में पढ़ी है, ते फिर गोंगलू पढ़ी है।
कहाँ से पढ़ी है? अच्छा हम उस्ताद ना पूछूंगा तो फिर परेशान हो गए, चलो नहीं पूछते। पास भी है, पास है, रिजल्ट नहीं आया, अल्लाह आपको पास करे। नोशनल कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्टिंग एक चैप्टर होता है कॉस्ट में, उसमें है। तो ये तो टीचर ने बताना होता है। हाँ कॉस्ट में भी है, अलग कट्ठे उठाएंगे। नहीं नहीं, चलो दवा कर, आप वेट कर लो एक दिन का, मंडे के लेक्चर में है नोशनल, ठीक है? वेट कर लेगा, इमोशनल नहीं है, नोशनल है। चलो आ जाओ जी, आ जाओ। सोल्यूशन आ जाए जी। हमने इस प्रोजेक्ट की क्या निकालनी है? IRR। जी तो इसमें लो रेट लेंगे एक, और एक NPV एट लो रेट, ये मेन सोल्यूशन है। और इसके बाद हाई रेट लेंगे और उस पे NPV एट हाई रेट। हमें पता है लो रेट पर NPV पॉजिटिव होनी चाहिए और हाई रेट पर NPV नेगेटिव, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि लो है या हाई, तो नीचे IRR का फॉर्मूला लिख के छोड़ दूंगा। लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हाई रेट। मैं इतनी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ और कई गोंगलू बच्चे इस फॉर्मूले को याद नहीं करते, तो आपकी मेहरबानी फॉर्मूले याद कीजिएगा, ये मेरा काम नहीं है, आपका रट्टा लगाएं। तो IRR का फॉर्मूला लगा देंगे, एक दो लाइनें छोड़ दे फिगर्स के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे। ये अब हम सपोर्टिंग कैलकुलेशन करें, चाहे वर्किंग नंबर लिखना है या जैसे भी, तो मैं NPV निकालूंगा एट 10% पहले। ये 10% मैंने एज्यूम किया है, मुझे नहीं पता ये 10% पे पॉजिटिव आनी है कि, इसीलिए मैं अभी लो हाई में नहीं लिख सकता इसको। तो 10% पर NPV का टेबल बनाएंगे आप मेरे साथ, क्योंकि क्वेश्चन मिलियंस में है। तो मैंने ये हैबिट बनाई हुई है, जब भी क्वेश्चन मिलियन में होगा तो मैं उसको थाउजेंड्स में सॉल्व करूँ। तो सबसे पहले फिगर्स के बगैर क्वेश्चन का मेन लेआउट बनाए जी, ये कॉलम शॉलम। कॉलम्स 0 1 2 3 और 4। बेहतर होता है कि आप छापा लगाने से पहले अप्रोच देखें कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या है, ताकि जब आपको घर से करने के लिए दिया जाए तो स्टार्टिंग पे मुश्किल ना हो। मैं मिलियंस में नहीं करूंगा, अगर आप मिलियंस में लिखें फिगर तो फिर आपको पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, इसलिए मेरी आदत है मैं रुपीज इन थाउजेंड ले लूंगा, यानी 5 मिलियन को मैं 5,000 लिखूंगा। और 0 1 2 3 और 4, किस कंपनी के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कंपनी सोना, ठीक है? चले आ जाए जी। आइटम्स के नाम लिखें, सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में एनुअल सेल्स इनकम या एनुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स। एनुअल का लफ्ज लिखना जरूरी नहीं है, और कॉस्ट ऑफ सेल 50% थी सेल का, लेस एनुअल। अगली क्या थी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखते जाते हैं ना। हाँ जी, एनुअल सेल थी, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल थी, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, जो कि सेल का 10% था। एनुअल पेमेंट टू चांदी लिमिटेड, और वो सेल का कितने % करना है? 5% ऑफ सेल। तो जब आप ये पेमेंट लेस करेंगे, एनुअल पेमेंट लेस करेंगे, तो ये आ जाएंगे एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज।
जी बेटा, क्या बातें समझ आ रही हैं? एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एक दफा फॉर्मेट बन जाए ना, फिर फिगर उठाना जल्दी होता है काम। अच्छा, आगे जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड स्क्रैप प्रोसीड्स। हाँ, आउटफ्लो लेस होने, इनफ्लो ऐड होने। तो आगे लिखिए नेट एनुअल कैश फ्लोस, या नेट कैश फ्लोस, चले लिख लें, एनुअल लिखना जरूरी नहीं है। नेट कैश फ्लोस शॉर्ट ही रखें, नेट कैश फ्लोस। इनको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट करेंगे। कितने परसेंट पे? 10% पे मैंने अज्यूम किया ना। ये जो नेट कैश फ्लोज आएंगे इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग। ये वाले फॉर्मूले से जो आपने पढ़ा होगा कहीं, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+r इस पर, तो ये पीवी आ जाएगी। ठीक है, तो हम आखिरी रो में क्या लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। चले जी, फिगर्स कॉपी करते हैं अब। क्वेश्चन में से। जी जनाब, फर्स्ट ईयर की सेल कितनी है? बुलेट नंबर 1 में दी हुई है। कितनी है फर्स्ट ईयर की? बल्कि फर्स्ट 2 इयर्स की है। तो 155 मिलियन है, लेकिन मैं तो मिलियंस में नहीं लिख रहा, तो 1,55,000। 3 सिफर कॉमन लिए मैं। 155 मिलियन, मिलियन में 6 सिफर होते हैं ना, तो 3 सिफर मैंने कॉमन ले लिए। ठीक है, अगले 2 सालों में कितनी सेल है? 65 मिलियन, ये लिखी हुई थी। तो 65 मिलियन सेल है, तो 65,000। अब हम कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेंगे। सेल का 50% हमने पे करना है कॉस्ट ऑफ सेल की मद में। 77,500। दोनों साल 50% बनेगा 77,000। कैलकुलेटर हाथ में रखें और खुद भी चेक करते जाएं, छापा लगाने से बेहतर है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। 32, और दूसरा अगर कभी इनसे गलती भी हो जाए तो पकड़ा जाएगा। 32,500। ठीक है, 1,55,000 का 50%, और 65,000 का भी 50%। ठीक है, क्लियर है? आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल का कितने परसेंट थे? 10%। तो सेल का 10%, 15,500 और 6,500 शायद। क्या कहते हैं, चेक करो। जी हाँ जी, ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? आगे 10% करें, ओ 5%, तो 7,750, 3,250। 5% ऑफ सेल लेना है। अच्छा, मैंने 1 से लिखा है सारा कुछ, ये देख लें आप। तो एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 1 से ही शुरू होंगे नॉर्मली, 1 से, 0 से नहीं। तो ये प्लस माइनस करें अब आप। बाईस हजार 22,750, क्या कहते हैं? ठीक है,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो प्लांट मशीन में इमीडिएटली होगी 175 मिलियन थी शायद प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे 175,000 और एंड पे ये स्क्रैप हो जाएगी 100 मिलियन पे। एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट उसने कहा था 100 मिलियन पे स्क्रैप करेंगे, ये नीचे दिया हुआ था तो ऐड हो जाएगा। अब आप निकालेंगे नेट कैश फ्लोस, यहां से यहां तक सब जमा कर लें, ये जो सारा है ना इसको जमा कर लें हर साल को, ये बॉटम पोर्शन को जमा कर लें। तो इधर तो 175 ही आएगा, कोई और फिगर नहीं है ऊपर, ये 54250 आएगा। ये हमने प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया, लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो हम ये कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेगी, बेच देगी ना प्रोजेक्ट को। वन डबल टू ये स्क्रैप प्रोसीड्स थे, दिए हुए थे सवाल। ऊपर नहीं लिखनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भाईजान, आपने ऊपर क्यों लिखी? मैंने तो ऊपर कहीं नहीं लिखी, आपने ऑपरेटिंग में नहीं आती इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो से नीचे नीचे है, इस सेक्शन में आनी है। अगर आपने ऊपर लिखी तो जुल्म अजीम कर रहे हैं सवाल के साथ। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसीलिए बंद की थी, रिकॉर्ड ना अच्छी बात नहीं है, उस्ताद के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन सवाल के साथ जुल्म नहीं करना के बाद सवाल क्या है, ओए मुंडिया है की कीता ही। हाँ जी, अमरीश पूरी नहीं बनना। अच्छा जी चलें, देखें जहां पे जो आइटम लिखेंगे ना उसके सामने वैसे ही लिखना है। चलें, अब आपने इसको डिस्काउंट करना है, तो फ्यूचर कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना है, तो ये फ्यूचर कैश फ्लोस है 10% के 1.10 रेस पर -1 इंटू 54,000, 1.10 रेस पर -2 इंटू 54,250, 1.10 ये आप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते, इसको इंटू 1 ही कर देते हैं। एक मिनट में जरा लाइंस लगा लूं, आप पहले लिख लें, वो मैं जरा लाइन शाइन लगा लूं, मैंने पप्पू सृष्ट करना होता है। हाँ जी, तो 1,75,000 आएगा ये, क्योंकि इसकी तो पीवी नहीं निकालनी, ये यही होगी जीरो वाले की। अगला 49318 चेक करते जाए सब बच्चे, 49318। अच्छा एक असूल समझ लें जरा प्लीज, और जवानों कैलकुलेटर इस्तेमाल करना सीखो, आपकी मेहरबानी। गोरे ने आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भेजा है, क्या भेजा है? तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ये कहता है कि मुझे इस्तेमाल ऐसे किया जाए। उम्मीद है आपके पास कैलकुलेटर होगा, सबके पास, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मैं अपना कैलकुलेटर को ले ले देखो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा तो गोरा कहता है कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, आपके पास था 1.10 रेस पार पहला था -1 इंटू कितना था वो, पहली 54, एंटर मारो, ठीक है। अब एक गोंगलू बच्चा जो होगा वो सारा इसको इरेज करेगा पहले, तो इसको इरेज नहीं करना, ये जो एरो इन्होंने नहीं बनाया इससे चेंज करो भाई, ये देखो इसको आके क्या करो, रेस पर -2 और एंटर। टाइम बचाओ अपना, कम से कम डिजिट टाइप करो, जितना डाटा कम पंच करोगे उतना गलती का चांस कम होगा, ठीक है। अच्छा अगला रेस पर -3 था मेरा ख्याल है, तो रेस पर -3 करो और रकमें चेंज करो। अगली रकम क्या थी, 22,750। आप असल में हाथ वाले कैलकुलेटर से कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर वाले से कर रहा हूँ, लेकिन स्पीड 1.10 को टाइप करने में 1.01 भी हो सकता है गलती से, जल्दी है ना, प्रेशर होता है पेपर में,
तो कम से कम डाटा पंच करो कैलकुलेटर पे, और जो एक दफा लिख लिया है, जो चीज कांस्टेंट है उसको चेंज भी ना करो ना, जो चेंज हो रहा है। इसीलिए तो उन्होंने एरो दिए हैं कि बच्चे को डबल स्क्रीन दिया है। बच्चा जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर को नॉन साइंटिफिक तरीके से करे इस्तेमाल, तो बच्चे का कसूर है। ठीक है, इसी कैलकुलेटर पे मैंने आपको स्टैंडर्ड डिवीजन भी सिखानी है, इसी पे मीन मीडियन मॉड स्टैट्स भी करनी है हमने। तो कैलकुलेटर आपके पास अच्छा वाला हो, मतलब इससे अच्छा ही होगा। मेरा सबसे बैकवर्ड मॉडल है, बड़ा पता नहीं कितनी पुराना मॉडल है ये, तो अब तो इससे भी ज्यादा अच्छे आ चुके हैं। इसमें नहीं चलेगी कुछ चीजें, मसाइल होंगे। तो कम से कम ये वाला खरीद लें, कौन सा पता नहीं, 991 ES। इसके साथ तो होने देते हैं, ये वाला तो चल जाएगा, ये तो एक्सेप्टेबल आई कैप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर वो नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकेंगे। ये पिछले दफा कईयों का पकड़ा उन्होंने, QM में निकाला, यहाँ चल जाना इसने, QM के पेपर में निकाल देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ ही पकड़ना उन्होंने, क्योंकि इसमें तो जरूरत है इस कैलकुलेटर की, क्योंकि आई कैप खुद कैलकुलेटर से कर रहा है चीजें कुछ अपनी किताब में है। भाईजान तुक्का लग गया था ना आपका, तो बड़ी गल है। आ जाए फिर, आपकी मेहरबानी। अच्छा, एक और बात बतानी है कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने के हिसाब से। ओहो, अगर आपने 2 मिलियन लिखना है तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ सिफर टाइप करते रहेंगे। हाँ जी, वो बच्चे गलत कर रहे हैं। 2 मिलियन लिखना है तो मिलियन में 6 सिफर होते हैं, 2 ये लिखो, x लिखो और ये 6, तो खुद ही वो 0 लिख देगा। आपको क्या जरूरत है 0 टाइप करने की। ठीक है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, आइंदा भी आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे, ताकि आपको 2.5 मिलियन ये वो कैलकुलेटर को कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करें ना, उसमें डाटा पंच कम से कम करें। चले हम वापस आते हैं अपने इस पे। तो ये आपने कैलकुलेट किए थे, पता नहीं मैंने तो मिटा दिए हैं वो, आप जरा मुझे बता सकते हैं? एक मिनट, 44 835 17092 83840। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव वाले हैं सबको पहले जमा करें, इनको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। पहले पॉजिटिव वाले जमा करें, पहले ये पॉजिटिव वाले जमा करने, फिर माइनस ये बाद में करना है। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस इन्वेस्टमेंट, तो एनपीवी आती है इसकी, एनपीवी ये नहीं आती, ये एनपीवी है 10% पे। चेक करें, ये पॉजिटिव है, बाकी सब भी चेक कर ले। एनपीवी जो 10% पे आ रही है तो पॉजिटिव एनपीवी आएगी। यही आती है। ठीक है, 200 ऊपर आ जाए। अब ये आपने 10% में जाके लिखनी है लो रेट पे। लो रेट में कितनी लिखनी है, और आंसर था, ठीक है, 20085। जहां आप कहीं कैलकुलेटर पे फंसेंगे, हम कैलकुलेटर से अपने से कराएंगे। तो ये कैलकुलेटर आप लोगों के लिए डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, हाई रेट हम कितना लेंगे, 18 ले लें, 20 ले लें, 17, 15, तो मैं 15% ले रहा हूँ। चलो एज्यूम्ड है, जो मर्जी ले, 16 ले, 18, तो हाई लेना है, ये अब निकालनी है। दोबारा सारा टेबल नहीं बनाना, इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करें, इसी टेबल को आगे यहां से नीचे नेट कैश फ्लोज लिखें, आखिरी 2-3 लाइनें लिख देना बस, नेट कैश फ्लोज लिखें उसी टेबल के नीचे। तभी मैंने ये साइड पे एनपीवी लिखी थी, हर चीज का एक मकसद है। तो उसी टेबल को कंटिन्यू करें, नेट कैश फ्लोज इनटू डिस्काउंट करेंगे अब कितने परसेंट पे, 15% पे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो अब जरा स्पीडों से लिखते हैं, टाइम कम है।
जी, ये जो भी आता है इसका एनपीवी का आंसर वो बता रहे हैं -1664 आना है। एनपीवी का ये आंसर आना है, बाकी इंडिविजुअल फिगर्स आप खुद लिख लें। तकरीबन 14 पॉइंट ही कुछ होगी। हाँ, ये यही आता है जिन्होंने चेक किया, अगर किया किसी ने तो, कि नहीं सॉल्व नहीं किया, अभी कर रहे हैं। ये भाईजान ने कर लिया है। 1664 है जी। ये इंडिविजुअल फिगर लिखवाइएगा। 47173 41021 14959। चेक करें। हाँ जी जनाब, चेक करते हैं जरा प्लीज। नहीं समझ आ रही और की करी जाते हो मुंडे हो इतना टाइम। ये आता था आंसर -1664। अब IRR के फॉर्मूले में प्लग इन कर दें, समथिंग कुछ आएगा, 14 पॉइंट आएगा बस। 10% प्लस 20085 -1664। बाद में वो खुद ही प्लस कर लीजिएगा। $14 ले जी, ये आंसर है। ठीक है, 14 14.62। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने घर से खुद करना है। कौन सा क्वेश्चन? एक दफा उसको पढ़ ले प्लीज, वो ये वाला है, पिक्चर ले ले चाहे यार भजन, वो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सिर्फ पढ़ ले, मैं 5 मिनट मुझे दे दें। वजह यह है कि आपने घर में जाके नहीं तो खपना है। एक दफा इसको पढ़ ले, बस आपने इसमें से पढ़ के मुझे बताना क्या है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कौन सा है, इन्वेस्टिंग कौन सा है, क्या बताना है? इन्वेस्टिंग। पढ़ ले तसल्ली से एक दफा, कल घर जाके करिएगा, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग सही पढ़ेंगे तो फिर आप सीक्वेंस भी सही बनाएंगे। मसला सीक्वेंस का ही है सवाल में। ये इतने आसान सवाल शायद ही आए अब, लेकिन ये सवाल आपको अभी शुरू शुरू में ये सिखा रहे हैं कि आपने ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को कैसे पहचानना है और सीक्वेंस कैसे अरेंज करना है। तो आप जरा, आपकी मेहरबानी, इसको एक दफा पढ़ ले और अपने दिमाग में सोच ले। मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूँ, बस फिर हम क्लोज कर रहे हैं, मैंने हल नहीं कराना। अभी नहीं बताना मैंने, आप खुद सोचें, आप खुद सोचें। मैं 10 दिन सवाल खत्म, आप खुद सोचें, बाद में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज हो जाएगा, की होएगा, गलती कह देंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग चैलेंज होगी तो फिर हम वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। मैंने तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखना है और ये देखना है ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग, जो असूल मैंने सब्जेक्ट में पढ़े हैं। मुझे नहीं पता रिपोर्टिंग में क्या होता है, लेकिन कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे लीज की ये तो पता हो, लीज क्या होती है, लीज टर्म क्या होती है। और इसमें स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई होना।
हमें कौन सा स्टैंडर्ड, मुझे नहीं आता लीज वाला स्टैंडर्ड, साड़ा को नवा स्टैंडर्ड आया है। कौन सा है? हाँ मैं तो पढ़े ही नहीं। हाँ लेकिन वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीज हो बस। IFRS है, IFRS 16। ओए यार पढ़ लो ताड़ी मेहरबानी, इधर उधर बहुत जाते हो हैं। अच्छा बेटा वर्किंग दिखाते हैं, ये बच्चे सवाल पढ़ रहे हैं हसनैन, 1 मिनट है इतने, क्लास के एंड पे दिखा देते हैं। इस सवाल को पढ़ के बस आप अभी ये तय कर दें कि ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग, कौन कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन कौन सा इन्वेस्टिंग। और कोई बच्चा हाथ खड़ा करके फिर मुझे बताएगा कि सर मैं बताता हूँ सारे। जो बच्चा ये बताएगा अगर गलत होंगे तो मैं सही करूंगा। आपने पढ़ लिए सारे? सारे पढ़ लिए? ये भी तय कर लिए कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा इन्वेस्टिंग है? ठीक है, गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा जी। इसमें जो 1 जनवरी वाली डेट है उसको 0 समझा जाएगा। 1 जनवरी वाली डेट को क्या समझा जाएगा? और दिसंबर 2016 को 1, दिसंबर 2017 को 2, दिसंबर 2018 3, और दिसंबर 19 को 4। जी भाईजान, अब आप मुझे बताएं कि डाउन पेमेंट क्या है, आप नहीं बता दें चले। डाउन पेमेंट करनी है। मुझे ये बताएं बस, ये ऑपरेटिंग इनफ्लो है, ऑपरेटिंग आउटफ्लो है, जो यहाँ पे लिखा देनी देनी है। आपने बस ये नहीं बताना, ये सब मैंने नहीं पता, बस तुझे दसो कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो, ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग। हाँ जी, एक बंदे ने बताना है, सब नहीं बोलेंगे, ऐसा आप गलत करेंगे फिर इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है जी, क्योंकि ये हर साल नहीं होना। इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है और ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में नीचे लिखा जाएगा जी। आगे लीज इंस्टॉलमेंट पेबल एनुअली इन एरियर, इन एरियर का मतलब एंड ऑफ ईच ईयर है जी। भाईजान आप बताएं, बोलना नहीं बात क्यों नहीं जी। ये जो लीज की इंस्टॉलमेंट पे करनी है गलत, हर साल देनी है, हर साल दे रहे हैं, हमारे लिए ये ऑपरेटिंग है। लीज की इंस्टॉलमेंट हम इसे लीज रेंटल एक्सपेंस समझेंगे, ठीक है। ये रेंटल एक्सपेंस है, ये हर साल है, तो हम इसको, मुझे नहीं पता IS क्या कहता है, लेकिन हमारे मुताबिक क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की है हर साल देनी पड़ेगी, तो ये ऑपरेटिंग है। अमाउंट पेएबल ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म, कौन देगी ये 5-10 जरा प्लीज। हाँ होता ये है कि जब लीज टर्म एंड होती है तो थोड़े से पैसे दे के एसेट की ऑनरशिप आपको मिल जाती है, तो ये ऑनरशिप आपको 3 साल के एंड पे मिल जानी है। जब भी हम ये पेमेंट करेंगे तो ऑनरशिप हमें मिल जाएगी, तो ये पेमेंट एसेट से ऑनरशिप लाएगी, ये भी हर साल नहीं होनी, हमारे लिए ये इन्वेस्टिंग है। तो इन तीनों में डाउन पेमेंट इन्वेस्टिंग है 3 साल के एंड पे, ये 0.89 इन्वेस्टिंग है, 3.9 मिलियन ऑपरेटिंग है। फेयर वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो चाहिए, ये फेयर वैल्यू इग्नोर करेंगे, ये अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है। फेयर वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें तो देखना है इनफ्लो कितना है। जिस एंट्री में कैश इनफ्लो डेबिट क्रेडिट होता है हमें वो ट्रांजैक्शन चाहिए। आगे प्लांट की डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, एनपीवी में नॉन कैश आइटम नहीं लेते। एनुअल डेप्रिसिएशन जिसके दिमाग में आ रही हो तो वो बच्चा डी ट्रैक हो गया, हमें नॉन कैश आइटम नहीं लेनी, हमें कैश फ्लोज लेने हैं, ये भी नहीं आएगी। उसके बाद 4 सेल के एंड पे डिस्पोजल प्राइस जो है, चौथे साल के एंड पे ये प्लांट बेचेंगे, तो ये इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग कैश, और ये एनुअल कैश इनफ्लोज, तो ये तो ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो सीक्वेंस बनेगा, मैं सबसे पहले ये इनफ्लोज लिखूंगा, ये जो 4 सालों के दिए हैं, माइनस उसमें से करूंगा एनुअल लीज पेमेंट, बस ऑपरेटिंग खत्म, बाकी फिर नीचे जो जिस साल में आने हैं वो इन्वेस्टिंग। तो ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ बच्चे असल में अकाउंटिंग की चीजें मिक्स करते हैं इसके साथ, जिस वजह से ये तंग हुए थे। अदरवाइज इस सवाल में गिनती की 6-7 चीजें हैं, सिर्फ उठा के छापना है और सीक्वेंस से छापना है, पहले ऑपरेटिंग फिर कर लेंगे कि नहीं।
इस सवाल का जो फॉर्मेट आंसर बनेगा वो मैंने दूसरी क्लास में ढांचा बना दिया था बच्चों के बताने पे, तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं अगर दूसरी क्लास वाला ढांचा देखना हो। ये ले रकमें उसमें भी नहीं लिखी थी मैंने, बस वो मैंने, हाँ आप लेना चाहें पिक्चर के सर ने किस सीक्वेंस से चीजें लिखी हैं। ऊपर वाली ऑपरेटिंग थी, ये डॉट्स का मतलब पॉजिटिव है तो इनफ्लो, और समझ आ रही है? हो जाएगा, कर लोगे। दूसरी क्लास में भी नहीं कराया, सिर्फ पढ़ा है, क्योंकि एक आधा सवाल आपके लिए भी होना चाहिए घर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीक में जो पढ़ा है जाके नोट्स पढ़ें प्रॉपरली, तसल्ली से। नेक्स्ट वीक में सैटरडे को टेस्ट है, सैटरडे को टेस्ट है, मंडे को अभी तो पढ़ा ही कुछ नहीं। कमिंग सैटरडे को टेस्ट है, बस जो मैं कह दूंगा वही बात चलेगी, मशवरे नहीं लेते पापा को। रूहानी पापा को मशवरे नहीं देंगे। मैं दिखा देता हूँ बेटा आपको, कितने क्या सवाल है। क्वेश्चन किधर बोला क्या चीज 100 क्या मतलब 100 प्रोजेक्ट के टोटल कैश फ्लोज, टोटल इनफ्लोज। ये 2 था और वो अगला वाला 3 है। हाँ ऐसे ही होता है, मुदारबा ही है ये, ज्वाइंट वेंचर इस्लामिक फाइनेंस में उसको मुदारबा कहते हैं। जी जनाब, ठीक है बेटा, जो घर से पढ़े थे बेटा ले लिया पिक्चर, हसनैन या हुसैन को सवाल है तो पूछ लें। दिखाओ मोबाइल दिखाओ, जो निकल आए जो तुम्हें टॉफियां पड़ेंगी बता। एग्रीड, सारे बच्चों को टॉफियां खिलाएगा लाके 5-5 रुपए वाली। अभी बता एग्रीड? नहीं अब तो नहीं, अब बता एग्रीड नॉट एग्रीड। चेक करो, चलो आइंदा बहस नहीं करनी, पहले चेक कर लेना खुद, नहीं तो मैं टॉफियां डाल देता हूँ बहस करने वाले को। सारी क्लास कोई क्लियर खिलाएगा 5-5 रुपए वाली जो दांतों से ना चिपके, अगर चिपक गई दोबारा खिलाएगा। आपने चिपकी? हाँ जी सही इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट का बता दें। ये जो है सर नहीं, हम कहेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तमाम वो कैश फ्लोज जिनका ताल्लुक एनुअल इनकम्स और एनुअल एक्सपेंसेस के साथ है, या वो तमाम इनकम और एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट के साथ। एक पहचान इसकी ये है, दूसरी पहचान नॉर्मली ये रेगुलर होती है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, एसेट्स की परचेज सेल के साथ, एसेट्स की एक्विजिशन डिस्पोजल के साथ, बस। ये रेगुलर नहीं होते, ये वन ऑफ होते, ये हर साल नहीं देने वाले होते। प्लांट हर साल नहीं ना लगाते। नहीं मैंने तो इसको ऑपरेटिंग नहीं कहा। डाउन पेमेंट जब आप लीज लेते हैं तो सिर्फ एक दफा पैसे देने होते हैं, तो इसीलिए ये इन्वेस्टिंग है क्योंकि ये वन ऑफ है। अगर डाउन पेमेंट हर साल कर रहे होते तो फिर हमारे असूलों के मुताबिक जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़े फिर हम इसको ऑपरेटिंग कह सकते थे, लेकिन ये एसेट को एक्वायर करते हुए एक ही दफा पैसे देने होते हैं डाउन पेमेंट, तो ये इन्वेस्टिंग है। बार बार नहीं है ना, लेकिन लीज इंस्टॉलमेंट आपने हर साल देनी है, ये ऑपरेटिंग। यानी इस केस में डाउन पेमेंट लेकिन हर साल देने पड़ रही है ना, हर साल जो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट हो हम उसको एक्सपेंस समझते हैं, ऑपरेटिंग समझते हैं, हम उसको इन्वेस्टिंग नहीं मानते। इसके बदले आपकी एंट्री ये नहीं होगी ना एसेट टू कैश, इसकी एंट्री होगी लीज रेंटल टू कैश, हम ये समझते हैं, और लीज रेंटल को हम एक्सपेंस मानते हैं। हाँ तो उसको फिर हम जब आप बिल्डिंग किराए पे लेते हैं तो तभी तो एसेट एक्वायर हो रहा है, तो रेंटल को एक्सपेंस क्यों चार्ज करते हैं बताओ? डाउन पेमेंट को किस तरह फिर ऑपरेटिंग करना चाहिए? दो असूल बता दिए ना। असूल नंबर 1 क्या है? असूल नंबर 1
ये मतलब जो ऐसे को एक्वायर करने के लिए जो हम पेमेंट करेंगे। जी नहीं, ये नहीं है असल नंबर 1। ऑपरेटिंग का पहला असूल है रेगुलर नेचर, दूसरा इनकम एक्सपेंसेस रेगुलर नेचर। इनकम एक्सपेंसेस तो पहला लीज पेमेंट रेगुलर नेचर वाला असूल पूरा कर दिए, इसीलिए वो ऑपरेटिंग। इनकम एक्सपेंस रेंटल एक्सपेंस है ना, जब रेगुलर नेचर वाला असूल हो गया तो दूसरा असूल देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला असूल है रेगुलर नेचर, रेगुलर एनुअल बेसिस पे पेमेंट करनी पड़े, इसको मतलब रेगुलर नेचर, रेवेन्यू नेचर भी जिसे कहते हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट रेगुलर नेचर, वन ऑफ, बस तो यही याद कर लो, रेगुलर और वन ऑफ। अब तो कभी आ गया पेपर में कि हमने 1 साल में एक जगह का किराया पे किया, तूने क्या ना कराया, वन ऑफ है मसला। तो एक एक्सट्रीम नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको देखना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये एक बेसिक असूल ये है कि जो रेगुलर नेचर के और इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड आइटम है मोस्टली वो ऑपरेटिंग, और जो वन ऑफ हो, जिनको एसेट के लिए खरीदने के लिए हो, जिससे ऑनरशिप ट्रांसफर होती हो, वो रेंटल से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, पता है आपको? हैं? स्क्रैप वैल्यू सर है ये वाली 0.50 मिलियन। हाँ, सही सर, ये मेरी हमारी इनकम होगी ये। पहली बात है कि क्या ये आपको हर साल आ रही है? वन ऑफ है तो ये इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो है। जब आप प्लांट बेचते हैं एंट्री क्या करते हो? तो इसमें इनकम स्टेटमेंट में तो आना ही नहीं इसने, इसका मतलब है ये इन्वेस्टिंग है। जब प्लांट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? तो इसका मतलब है इसमें भी इनकम नहीं ना आ रही, तो ये ऑपरेटिंग नहीं हो सकती। थोड़ी एंट्रियां भी चले जाओ पीछे पावे, ऊपर से भी अंदाजा लगा सकते हो। लीज रेंटल की एंट्री क्या है? तो लीज पेमेंट कैश क्रेडिट और लीज लायबिलिटी डेबिट। लीज लायबिलिटी। अच्छा, आप उसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं पहले, हम लोग यानी हम अपनी इसमें सब्जेक्ट में कहते हैं लीज रेंटल टू कैश, रेंटल में उसे एक्सपेंस पाया, हम उसको ऑपरेटिंग ही मानते हैं। तो लायबिलिटी वो जाती है क्या लीज लायबिलिटी। हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते ना यार, हम डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं, तभी तो इसको हम ऑपरेटिंग मानते हैं। हम ये देख लेंगे रेगुलर है ये वन ऑफ। हाँ, इससे भी अंदाजा हो जाता है काफी हद तक, 90% केसेस में से ही हो जाएगा, 90% केसेस में इसी से अंदाजा हो जाएगा। अगर रेगुलर नेचर की है तो ऑपरेटिंग, अगर वन ऑफ है, लेकिन अगर फिर भी शक हो रहा हो तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का ताल्लुक ज़हन में रखना। तमाम वो आइटम जो इनकम स्टेटमेंट से परटेन करती है वो ऑपरेटिंग है, और तमाम वो आइटम जो बैलेंस शीट यानी एसेट साइड से परटेन करती है वो इन्वेस्ट। ठीक है, और आगे भी चलते जाएंगे तो आती जाएंगी। आने तो कॉन्फ्लिक्ट सानू भी लगे FR2 की ये, लेकिन आपके ज़हन में आएगा। मैंने तो FR2 पढ़ी नहीं ना पढ़ा रहा हूँ। क्या क्या हम ऑपरेटिंग क्योंकि एनुअल है। इन्वेस्टिंग में करते हैं हम लोग। हाँ, उसकी वजह है ना, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है। उसके अलावा तो रेंटल सेल जो है ना काउंट करते हैं, रेंटल एक्सपेंस ही कुछ। हमारी सारी लीज ऑपरेटिंग है, हम सब लीज को ऑपरेटिंग हम कहते हैं लीज एक ही है। लीज का मतलब हम समझते हैं किराए पे सर लिया, बस हम और कुछ नहीं समझते। चाहो तो ओनरशिप ले लो, चाहो तो ना लो। हाँ ट्रेडिंग फाइनेंस पे वो लेसर की बेस पे होती है, लेसर के लिए तो सब चीज जो है ना वो हाँ ये वैसे ही है। हाँ जी, उन तय की होया साडा, हमारा फैसला हुआ मोस्टली हमारे सब्जेक्ट में इधर के जो रेगुलर नेचर की पेमेंट्स या रिसीट्स हैं जो एनुअली अगर हो सकती है वो ऑपरेटिंग, बाकी इन्वेस्टिंग वन ऑफ नेचर की। हमारा पहला असूल ये है, इससे मेरा ख्याल है 90% केसेस में मुझे नहीं लगता कहीं हम इससे फ्लॉप हो हमारे सब्जेक्ट के लिए। बाकी आप इसको दूसरे सब्जेक्ट से क्लैश में लाएंगे तो वो तो होगा। तो दूसरे अगर आ भी जाए कॉन्फ्लिक्ट तो पांच तो सब्जेक्ट पढ़े एदे वास्ते दा नॉलेज, उसके लिए उसका नॉलेज, दोनों को क्यों सेम कर रहे हैं? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट की नेचर ही डिफरेंट है। इसका ताल्लुक डिसीजन मेकिंग के साथ, उसका ताल्लुक अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, और वो स्टैंडर्ड के पाबंद है हम। हाँ, इसमें तो असूल हमारे अपने हैं। हाँ इधर तो हम, हाँ मैं अपना टीचर अपने सब सब्जेक्ट के हिसाब से असूल बना रहा हूं, इसमें कोई मसला जी जनाब। ठीक है, वो भेज दिए क्वेश्चन। स्क्रैप वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा जी, बिल्कुल स्क्रैप वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, इनफ्लो
ओके जी, अल्लाह हाफिज जवानो।